नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मुगल बादशाह अकबर के बारे में। मुगल बादशाह अकबर के बारे में जितनी भी जानकारी है मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हर तरह के एग्जाम में आपको अकबर से जुड़े अगर सवाल मिलते हैं तो आपको वो सवाल 100% बनेंगे। इस वीडियो के बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो अकबर है उसके बारे में काफी डिटेल है, यानी कि बहुत सारी जानकारियां हैं। तो हो सकता है वो एक वीडियो में ना आए, तो इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे। ठीक है, मतलब हम हर जानकारी को आपके लिए लेकर आएंगे। इसके बाहर से कोई भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं अकबर के बारे में बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी के बारे में अपन पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन डिटेल से अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज अकबर के नाम के बारे में। तो अकबर का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अब नाम के बारे में मैंने कहा, तो आप ध्यान दीजिएगा, कई बार इस बचपन का नाम भी पूछता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार जो लोग होते हैं इतिहास के पुराने लोग, उनके पुराने नाम पूछ लेता है, बचपन के नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अकबर का जो नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर है। इसमें जो जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन क्या है, इसके बचपन का नाम है, यानी इसकी माँ ने इसका नाम जलालुद्दीन रखा था। अब अकबर को प्यार से जलाल के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, प्यार से इसको जलाल के नाम से पुकारा जाता था। बात करते हैं इसके माता और पिता की। तो इनके पिता कौन है? हुमायूं। ठीक है, अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं, यानी मुगल बादशाह हुमायूं। और माता का नाम क्या था? हमीदा बानो। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं चौसा और बेलग्राम का युद्ध हारने के बाद निर्वासित जीवन जीते हैं। निर्वासित जीवन जीते समय इनकी मुलाकात होती है किससे? मीर अली अकबर जामी। मीर अली अकबर जामी से काफी प्रभावित होते हैं और इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। और कुछ समय बाद हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अकबर का जन्म होगा। ठीक है, अकबर का जन्म होता है। अब इसके बाद क्या होता है? हुमायूं चला जाता है अपनी सेना में इकट्ठी करने और वापस दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। कुछ समय बाद 1556 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना कौन करता है? हुमायूं। और दीन पनाह नामक नगर में एक पुस्तकालय रहता है शेरेमंडल, उसकी सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो जाएगी किसकी? हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का सिंहासन पर कब्जा कर लेता है हेमचंद। हेमचंद के बारे में सारी जानकारी मैं इसके पिछले के वीडियो में बना चुका हूँ और हुमायूं के बारे में भी इसके पहले के वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेगा कौन? हेमचंद। और वहां पर जो अकबर है उसका राज्याभिषेक करा देगा कौन? बैरम खां। बैरम खां बाद में अपनी सेना लेकर आक्रमण करेगा और दिल्ली की गद्दी पा लेता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, इसके पिता का नाम था हुमायूं और माता का नाम कौन है? हमीदा बानो बेगम। इसके जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल पे, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, राज्याभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ठीक, करने वाला कौन रहता है? बैरम खां। कालानौर मतलब क्या है? गुरदासपुर। ठीक है, पंजाब के कालानौर के निकट रहता है क्या? गुरदासपुर। वहां पर इसका राज्याभिषेक किया जाता है 14 फरवरी 1556 को। इसके बाद जो जलालुद्दीन अकबर है बैरम खां के संरक्षण में आ जाता है और बैरम खां 1556 से 1560 तक संरक्षण में रखता है किसको? अकबर को। तो 1556 से 1560 तक अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण रहेगा। अकबर का जो जीवन है 2-3 चरणों में अपन पढ़ते हैं।
जैसे पहले बैराम खान के संरक्षण में, उसके बाद हरम दल के संरक्षण में, फिर स्वतंत्रता में, ठीक है, ये सब आगे चर्चा करेंगे। ठीक, तो बैराम क्या करता है, इसका संरक्षक बन जाता है और 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना यानी कि बैराम खान हराता है किसको, हेमचंद को, और दिल्ली की गद्दी पर किसको बैठा देता है, अकबर को। ठीक है, दिल्ली गद्दी पर बैठा देता है अकबर को। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक जानकारी। जैसे इसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम। जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। इसका राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। और इसका संरक्षक कौन है, बैराम खान, 1556 से 1560 तक। इसकी शिक्षा की बात करें तो मुगल साम्राज्य में ये एकमात्र ऐसा सम्राट था जो कि अनपढ़ था। ठीक है, ये एकमात्र सम्राट था जो कि अनपढ़ था, मतलब इसको पढ़ाई लिखाई इसने कभी नहीं की थी, यानी लिखी हुई चीजें ये नहीं पढ़ पाता था। ठीक, लेकिन फिर भी काफी विद्वान था। इसका जो प्रारंभिक शिक्षक था वह अब्दुल लतीफ था, अब्दुल लतीफ ईरानी। इसने इसको व्यवहारिक ज्ञान दिया था, है ना, हर तरह का जो राजनैतिक ज्ञान होता है, शिक्षा जो होती है ओरल, जो उसको सिखाया करता है। ठीक है, युद्ध कौशल, ये सभी अब्दुल लतीफ ईरानी के नेतृत्व में सीखता है। अब बात करते हैं अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो इसके जीवन को 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला चरण है 1556 से 1560 तक। 1556 से 1560 तक, यानी इस चरण में वह बैराम खान के संरक्षण में रहता है। इसके बाद 1560 से 1564 तक, ठीक है, 1560 से 1564 तक ये हरम दल के नियंत्रण में रहता है। और इसके बाद संपूर्ण जीवन वह स्वतंत्रता पूर्वक जीता है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण यानी कि बैराम खान के नेतृत्व में इस समय क्या रहता है, जो अकबर रहता है वो पूरी तरह से युवा नहीं रहता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से युवा नहीं रहता है, तो इस कारण इसका संरक्षक रहता है बैराम खान। अब संरक्षण होने के नाते जितने भी नियम कानून बनाने का कार्य करता है वह बैराम खान करता है और आदेश दिलवाता है किससे, अकबर से। लेकिन क्या होता है, जब दरबार में जो दूसरे लोग रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो बैराम खान का ही शासन रहेगा। ठीक है, अकबर कठपुतली बन जाएगा और उनको काफी दिक्कत होगी। तो वहां पर जो राज दरबार रहता है, राज दरबार में काफी दूषित वातावरण रहता है। और इसका मतलब है कि षड्यंत्र चला करते हैं, है ना, साजिशें चला करती हैं बैराम खान के खिलाफ। और फिर क्या होता है, इन षड्यंत्रों के तहत बैराम खान को अकबर के द्वारा आदेश दिलवा दिया जाता है कि वह अब हज की यात्रा पर चले जाए, यानी राज दरबार में अब उनका कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद 1560 में जो बैराम खान है वह हज की यात्रा पर निकल जाता है। 31 जनवरी 1561 को बैराम खान की हत्या मुबारक खान नामक पुरुष कर देता है। ठीक है, मुबारक खान नामक व्यक्ति इसकी हत्या कर देता है। अब जैसे ही इसकी हत्या होती है, कुछ समय बाद जो अकबर रहता है इसकी विधवा से विवाह कर लेता है। ठीक है, निकाह कर लेता है। अकबर बैराम खान की हत्या के बाद उसकी विधवा से विवाह कर लेता है और उसके बेटे अब्दुल रहीम को अपना पुत्र स्वीकार करता है। ठीक है, अपना पुत्र स्वीकार करता है। तो 1556 से 1560 तक ये था प्रथम चरण। अब इसके बाद चर्चा करते हैं द्वितीय चरण की। बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण यानी 1560 से 1564 तक। इस समय अकबर पर हरम दल की महिलाओं और उनके सगे संबंधियों का नियंत्रण रहता है। ठीक है, हरम दल की महिलाओं और उसके सगे संबंधियों का नियंत्रण रहता है। हरम दल में जो प्रमुख रहती हैं वह अकबर की रहती हैं धायमा। अकबर की धायमा माहम अमगा, उनकी पुत्री जीजा अमगा, पुत्र रहता है आगम खान और मीर अली। ये सभी लोग
क्या करते हैं, अकबर पर अपना नियंत्रण जमाए रखते हैं। इस द्वितीय चरण में अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। 1562 में सबसे पहले ये क्या करता है, दास प्रथा का अंत कर देता है। 1562 में दास प्रथा का अंत कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देता है और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर देता है। तो हरमदल के नियंत्रण में रहते समय ये तीन महत्वपूर्ण कार्य करता है। पहला, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में और 1564 में जजिया कर। ठीक है, 1564 में जजिया कर को ये क्या करता है, समाप्त कर देता है और इसके बाद यह हरमदल से मुक्त हो जाता है। ठीक है, हरमदल से मुक्त हो जाता है और फिर इसका जीवन का तृतीय चरण शुरू होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अकबर के जीवन के तृतीय चरण के बारे में, यानी कि अकबर की प्रमुख विजयों के बारे में। तो इसकी प्रमुख विजयों में सबसे पहला है 1561 में मालवा विजय। 1561 में मालवा विजय। मालवा का शासक रहता है बाज बहादुर। ठीक है, मालवा का शासक रहता है बाज बहादुर। बाज बहादुर मांडू का शासक रहता है। ठीक है, मांडू जिसे महलों की नगरी भी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, बाज बहादुर युद्ध लड़ता है और रणभूमि से बाद में वो भाग जाता है। इसकी पत्नी रहती है रूपमती। ठीक है, इसकी पत्नी रहती है रूपमती। ये काफी फेमस रहती है अपने सौंदर्य के लिए। रूपमती आत्महत्या कर लेती है। बाद में बाज बहादुर को अकबर संरक्षण दे देता है। ठीक है, इस युद्ध में जो अकबर का सेनापति रहता है वह उधम खां रहता है, उधम खां। ठीक है, सबसे पहली विजय है 1561 में मालवा की विजय। मालवा का शासक रहता है बाज बहादुर ना, ये मांडू का शासक रहता है और इस युद्ध में जो अकबर का सेनापति रहता है वह उधम खां। इसके बाद 1561 में ही इसने चुनार जीता था, चुनार का किला जीता था। ठीक, ये दूसरी विजय थी। इसके बाद जो अगली विजय है 1562 में मेड़ता का विजय। ठीक है, मेड़ता का विजय। यहाँ का शासक रहता है राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। ठीक, इसके बाद जो इसकी अगली विजय है वह 1562 की आमेर विजय। 1562 की आमेर विजय। आमेर में जो शासक रहता है वह राणा भारमल। राणा भारमल कछवाहा शासक रहता है। ये स्वतः ही अकबर की इस अधीनता स्वीकार कर लेता है, मतलब बिना युद्ध लड़े वो क्या करता है, अकबर की इस जो अधीनता रहती है उसको स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री भानुमती, ठीक है, भानुमती का विवाह किससे कर देता है, अकबर से कर देता है। ठीक है, अकबर से कर देता है। भानुमती का नाम हरखा बाई, हरखा भाई भी कई जगह मिलता है। ठीक है, जो भानुमती रहती है उसका नाम हरखा बाई भी मिलता है कई जगह पर। ठीक है, आमेर का राजा जो रहता है भारमल, वह क्या करता है, स्वतः ही अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये विजय हो गई। इसके बाद जो इसकी प्रमुख विजय है वह है 1564 की गोंडवाना विजय। ये सबसे इंपॉर्टेंट विजय है, 1564 की गोंडवाना विजय। गोंडवाना क्षेत्र की जो शासिका रहती है वह है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की क्या रहती है, संरक्षिका रहती है, संरक्षिका रहती है और वह अकबर से युद्ध लड़ती है। ठीक है, अकबर से युद्ध लड़ती है। इस युद्ध में जो अकबर का सेनापति रहता है वह रहता है आसफ खां। ठीक है, आसफ खां। अकबर की सेना और रानी दुर्गावती की सेना के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में रानी अपने अंतिम समय तक लगातार लड़ती है। ठीक है, अंतिम समय तक लगातार लड़ती है और फिर युद्ध हार जाती है। रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है और वीर नारायण भी मर जाता है। ठीक है, तो रानी जो दुर्गावती रहती है वह युद्ध में जब अंतिम समय आता है, पहले तो वह हार नहीं मानती, लेकिन जब देख लेती है अब उसकी हार निश्चित है तो दुश्मन के हाथ तो वह मारा नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है और अल्पवयस्क पुत्र की फिर बाद में मृत्यु हो जाती है युद्ध में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध कौन सा हो गया, गोंडवाना विजय। 1564 में गोंडवाना विजय। यहाँ की शासिका कौन रहती है, रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती के बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना।
रानी दुर्गावती का किला कहाँ है? अपने जबलपुर में है। ठीक है, तो अगली विजय है 1567 यानी 67 में मेवाड़ की विजय। 1567 में मेवाड़ जीतता है अकबर। यहाँ का राजा रहता है उदय सिंह। ठीक है, यहाँ का राजा रहता है उदय सिंह। जब अकबर की सेना उदय सिंह के क्षेत्र पर हमला करती है तो उदय सिंह भाग खड़ा होता है। ठीक है, उदय सिंह भाग खड़ा होता है, लेकिन जो इसका सेनापति रहता है जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता क्या करते हैं? अत्यंत वीरता का प्रदर्शन करते हैं और अकबर की सेना को धूल चटाते हैं। लेकिन अकबर की सेना की संख्या ज्यादा रहती है। अंत में क्या होता है? जो जयमल रहता है और फत्ता रहता है उनकी भी हत्या कर दी जाती है। चित्तौड़ के किले में अकबर की सेना के द्वारा लगभग 30,000 लोगों की हत्या की जाती है। ठीक है, चित्तौड़ के किले में अकबर की सेना के द्वारा लगभग 30,000 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और ये युद्ध अकबर के चरित्र पर एक धब्बा साबित होता है। ठीक है, अकबर के चरित्र पर ये धब्बा साबित होता है। ठीक है, बाद में क्या होता है? अकबर जयमल और फत्ता की जो वीरता को देखता है तो वह उसकी उन दोनों की गज आसीन प्रतिमाएं यानी हाथी पर जयमल और फत्ता विराजमान मूर्तियां बनवाता है और आगरा के किले में लगवाता है। ठीक है, जब चित्तौड़ का किला इसे जीत लेता है तो वहां का जो किलेदार नियुक्त करता है वह है आसफ खान। ठीक है, ये चित्तौड़ का किला जीतने के बाद आसफ खान को वहां का किलेदार नियुक्त करता है। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख विजय हैं, जैसे रणथंभौर की विजय। रणथंभौर की विजय 1569 में, कालिंजर विजय 1569 में और मारवाड़ की विजय 1570 में। ये 3 विजय और उसने लेती है। ठीक है, 3 विजय और प्राप्त करता है, रणथंभौर की विजय, कालिंजर की विजय और मारवाड़ की विजय। रणथंभौर की विजय, कालिंजर विजय और मारवाड़ की विजय। इसके बाद इसकी जो प्रमुख विजय है वह है गुजरात विजय। गुजरात विजय 1572 में ये प्राप्त करता है। इस समय वहां का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय रहता है। मुजफ्फर शाह तृतीय रहता है। इस युद्ध में स्वयं अकबर भाग लेता है और गुजरात को आसानी से जीत लेता है। जब ये वापस आगरा आ जाता है तब जो गुजरात जो अभी जीत कर आया है वहां पर तुरंत विद्रोह हो जाता है और वह फिर अपना शासन संभाल लेता है। ठीक है, इससे क्या होता है? अकबर काफी क्रोधित होता है और वह 600 मील की यात्रा मात्र 11 दिनों में तय करके वापस गुजरात आता है और दोबारा गुजरात को जीतता है। कई बुकों में इस 600 मील की दूरी को 9 दिनों में तय करना बताया गया है। ठीक है, तो 9 दिन या फिर 11 दिन जो भी ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, तो ये अभियान अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान है। ठीक है, सबसे द्रुतगामी यानी सबसे जल्दी तय करने वाला, सबसे जल्दी यात्रा तय करने वाला अभियान कौन सा है? गुजरात विजय। गुजरात विजय कब हो रही? 1572 में। गुजरात विजय के दौरान अकबर समुद्र को देखता है। ठीक है, सबसे पहली बार समुद्र कब देख रहा है? गुजरात विजय के दौरान। इसी समय सूरत में वह पुर्तगालियों से मिलता है और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह फतेहपुर सीकरी में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में यह बुलंद दरवाजे का निर्माण कराता है। ठीक है, ये थी इसकी प्रमुख विजय। इसके अलावा और प्रमुख विजय हैं जिस पर अभी चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप हारने वाले रहते हैं यानी पराजित तो हो ही जाते हैं, लेकिन इसमें उनकी मदद करता है बीदा झाला नामक एक व्यक्ति राणा का मुकुट पहन लेता है और युद्ध लड़ता रहता है और वह महाराणा प्रताप क्या करते हैं? युद्ध भूमि से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर महाराणा प्रताप धीरे धीरे काफी क्षेत्र जीत लेते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो युद्ध होता है वह है हल्दी घाटी का युद्ध। यह 1576 में होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो बीदा झाला के सहयोग से क्या होता है? यह रणभूमि से निकल पाते हैं। अन्य विजय के बारे में बात करें तो बंगाल विजय, बिहार विजय, काबुल, कश्मीर, सिंध, है ना, बलूचिस्तान, कंधार, ये सभी प्रांत अकबर क्या कर लेता है? जीत लेते हैं। दक्षिण विजय की बात करें तो अहमदनगर, खानदेश, है ना, यानी कि बुरहानपुर, ये भी उन्होंने जीत लेते हैं।
अकबर की जो अंतिम विजय है वह है 1601 में आसीरगढ़ का किला। ठीक है, आसीरगढ़ को जीतते हैं। आसीरगढ़ के किले के बारे में फेमस है कि जो आसीरगढ़ का किला रहता है वह सोने की कुंजियों से खोला जाता है। ठीक है, सोने की कुंजियों से खोला जाता है। तो ये 1601 में जो अंतिम विजय है वह है आसीरगढ़ के किला। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में अकबर की विजय तक की हम चर्चा करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम अकबर के नवरत्न, धार्मिक नीति और अन्य महत्वपूर्ण कार्य, स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।